नमस्कार। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल शरद। क्या आप देश में रहकर विदेशी बाजार में निवेश करना चाहते हैं? जी हां, ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं, और वो भी इंटरनेशनल फंड्स के साथ। तो क्या होते हैं इंटरनेशनल फंड्स, क्या है इससे जुड़ी बारीकियां, और इस तरह के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट और म्यूचुअल फंड ट्रेनर प्रकाश रंजन सिन्हा जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। तो सबसे पहले जरा हमारे दर्शकों को पहले ये समझा दीजिए कि आखिरकार इंटरनेशनल फंड्स होते क्या हैं। देखिए, आप जब भी निवेश करते हैं तो आपके पास दो जरिया होता है। एक, आप अपने देश के अंदर कर सकते हैं किसी भी एसेट में, या फिर आप सोचते हैं कि मैं दूसरे देश में भी करूं इन्वेस्ट। आज की डेट पे आप गौर करेंगे कि हमारी जो पूरी इकॉनमी है वो इंटीग्रेटेड है पूरे वर्ल्ड इकॉनमी से। कहीं ना कहीं हम ट्रेड कर रहे हैं और एक लिंक्ड है। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले साल, कई सालों पहले जब रिसेशन हुआ था तो उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी आया था। तो आज एक ग्लोबली इंटीग्रेटेड है आप। दूसरी, दुनिया में हर देश तरक्की चाहता है और बहुत सारे देश अच्छे ढंग से ग्रो भी कर रहे हैं। तो बहुत क्या होता है, कभी कभी आप चाहते हैं कि मैं अपने ही देश का ग्रोथ का फायदा नहीं लूं, किसी दूसरे देश में भी निवेश करूं और वहां से जो ग्रोथ हो रही है मैं उसका फायदा लूं। तो ये एक तरह का है जिसको हम बोल सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑन इंटरनेशनल बेसिस। तो आप अपने देश के में अगर पैसा आपने 90% डाला हुआ है अपना, तो 5 से 10% निश्चित तौर पे आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए दूसरे देश में, वो देश में जो आपको इकोनॉमिकली ग्रो कर रही हो, जो पॉलिटिकली स्टेबल हो, जो सोशली स्टेबल हो, और जहां पे करेंसी की ग्रोथ के भी चांसेस हों। क्यों मैं ये बोल रहा हूं जी? क्योंकि आज रुपये के मुकाबले में अगर हम डॉलर को ले लें, दो चीज को ले लें, तो आप गौर करेंगे कि इंडियन इक्विटी में पिछले एक साल का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं आया है, और उसकी वजह बहुत सारे हैं जी। लेकिन उसी दरमियान अगर हम देखें कि हमारा पैसा अगर यूएस बेस्ड फंड में रहा है तो वहां पे अच्छा रिटर्न आया है। तो अगर मान लीजिए रुपी स्लिप करता है या डॉलर अप्रिशिएट करता है या कोई और करेंसी, लेट्स से जापान में आपने इन्वेस्ट किया या चाइना में किया या ब्राजील में किया, और उनकी करेंसी और उनकी इकॉनमी उतनी अच्छी कर रही हो जितनी कि हिंदुस्तान की कर रही है, तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो इंटरनेशनल फंड्स का आखिरकार फंडा क्या होता है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन प्रकाश जी जरा ये भी समझाइए कि अगर हमें इंटरनेशनल फंड्स में निवेश करना है तो उसका तरीका क्या है, क्या जरिया है? देखिए, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, लगभग सारे जो कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल फंड लॉन्च करती हैं। अगर आप गौर करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे बाकी फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता है कि ये एक फंड है। जैसे कि अगर प्रूडेंशियल यूएस फंड है, कोटक का एक यूएस फंड है, तो आपको नाम से ही दिख जाएगा। अगर जापान का कोई फंड होगा तो जापान नाम उसमें होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा पैसा किस देश में निवेश होने वाला है। भारत में आप उस फंड में इन्वेस्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं फीडर फंड। तो वो फंड में आप रुपया के द्वारा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके जैसे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे, और ये जो फीडर फंड है दिस विल हैव अ टाई अप विद सम होस्ट फंड, जिसको हम बोलते हैं कि अगर वो दूसरे देश में किसी जो फंड है उससे वो टाई अप करेगा, जिसको आप होस्ट फंड कहते हैं। तो यहां से रुपया होगा, वो आपको कन्वर्टेड हो जाएगा डॉलर में, और वो जो फीडर फंड है वो इन्वेस्टर बन जाएगा वहां पे होस्ट फंड के याद, और वो जो होस्ट फंड है वो उस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा। तो सिंपल ये प्रक्रिया है आपको इन्वेस्ट करने का। बिल्कुल, तो बिल्कुल आसान प्रक्रिया है निवेश करने की। अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चुन सकते हैं उन फंड्स को। लेकिन प्रकाश जी, आखिरकार निवेशक जो है वो क्यों जाए इंटरनेशनल फंड्स की तरफ, उनके फायदे क्या क्या होते हैं? देखिए, फायदे के पहले मैं रिस्क बताना ज्यादा अच्छा समझूंगा, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो 3 तरह का रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली रिस्क है वो कंट्री रिस्क। जैसे आप गौर करेंगे बहुत सारे देश हैं जहां पे उस तरह के फंड ही नहीं आएंगे। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज है कि जो हमारे यहाँ जो म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर सेबी है या फिर जो एएमसीज हैं, उनको भी पता है कि कंट्री रिस्क कहाँ कहाँ है, तो वो उस कंट्री की कोई फंड ही नहीं लॉन्च करेंगे। तो हमेशा वो उसी कंट्री की फंड लॉन्च करेंगे कि जहां पे उनको पॉजिटिव चीज दिख रहा है, पहली चीज। दूसरी जो आपके रिस्क है वो है आपको करेंसी रिस्क। फिर वहीं पे बात आ गया, अगर कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सब कुछ अगर अच्छा है तो करेंसी रिस्क भी उतनी नहीं होती है। लेकिन करेंसी के रिस्क में यहां पे देखिए 2 वजह है। एक तो आपने डाइवर्सिफिकेशन किया। अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ले लेता हूं, जैसे आज यूएस बेस्ड फंड है,
अगर हम लोग सब कोई अपनी जिंदगी को देखें तो हमारी जिंदगी में कौन से प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहे हैं? आप देखिए सारे लोग, हम लोग आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट को यूज करते हैं अपने लाइफ में। आप किसी का लैपटॉप देख लीजिए, मोबाइल देख लीजिए, कपड़े देख लीजिए, सब कुछ आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं उसका एक पेरेंट लिंकेज दूसरे कंट्री से आ रहा है। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। आज आपका पैसा अगर उस कंपनी के अगर में पैसा लग रहा है जिसकी पेरेंट कंपनी यूएस में है या जापान में है या चाइना में है और वो कंपनी ग्रो कर रही है, तो आपको इसका फायदा मिल रहा है। यानी कि आपका पैसा सिर्फ इंडियन इक्विटीज में नहीं लग रहा है या इंडियन कंपनीज में नहीं लग रहा है, उस देश में लग रहा है जो ग्रो कर रही है, जो स्टेबल कर रही है, जिसकी करेंसी ग्रो कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, वहां के देश में उन कंपनियों में लग रहा है जिनके प्रोडक्ट्स पूरे विश्व में बिक रहे हैं। दैट मीन्स कि वो कंपनीज की जो अपनी रिस्क है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। तो ये सारे आपके फायदे हैं और इस फायदों को देखते हुए निश्चित तौर पे आपको करना चाहिए। अगर पिछले 1 साल 2 साल 3 साल का अगर आप रिटर्न देखें इंटरनेशनल फंड्स के, तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न है जी। 20 से लेके 30 इवन 40% तक रिटर्न गए हैं जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है दर्शकों के लिए जो आज हमारा शो देख रहे हैं। अगर इंटरनेशनल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो जैसा कि प्रकाश जी ने भी बताया कि पिछले अगर कुछ समय का देखा जाए तो रिटर्न काफ़ी जो है वो अच्छा है, जबकि घरेलू मार्केट की अगर बात की जाए तो शायद भारतीय बाजारों में म्यूचुअल फंड में आपको इतना बेहतरीन रिटर्न नहीं मिलेगा। तो अगर आपके मन में भी इस शो से जुड़े कुछ सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इंटरनेशनल फंड्स में से आप कौन से फंड चुने, तो इस तरह के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रकाश रंजन सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। आप अपने सवाल जो है वो लाइव शो के दौरान जो है वो पूछ सकते हैं फेसबुक या फिर ट्विटर के जरिए। फेसबुक में हमारे साथ जुड़ने का तरीका बेहद आसान है, वहां पर कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इसी तरह से आप ट्विटर में भी अपने सवाल जो है हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवालों को अपने शो में शामिल किया जाए। अच्छा प्रकाश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने करेंसी के बारे में तो बता दिया कि आखिरकार करेंसी का रोल कैसा होता है, लेकिन अगर देश के राजनीतिक हालातों की बात की जाए तो वो किस तरह से असर डालते हैं म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर, उनके प्रदर्शन पर? देखिए, जैसे मैं चूंकि आपने बहुत एक अच्छा ये सवाल पूछा है और ये मैं चाहता था भी इसका जवाब दूं, क्योंकि बहुत सारे जो अभी घरेलू निवेशक जो हैं जिन्होंने अगर इंडियन इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है, 3 साल का रिटर्न बहुत अच्छा रहा है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। बट पिछले 2 साल का जो रिटर्न है वो बहुत ही लो है, कहीं कहीं नेगेटिव भी हो गया है। बहुत सारे हमारे निवेशक के मन में आ रहा होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहली चीज एक बात आप समझ लीजिए, जब भी आप इलेक्शन के नज़दीक हमने देखा है कि जब भी हम आए हैं, ये हिस्ट्री बताता है हमें, तो हमेशा आखिरी का 6 महीना थोड़ा सा मार्केट बहुत कॉशियस हो जाता है। अब अलग अलग लोगों के मन में विचार हैं, संशय है, ठीक है, वो एक बात है, मार्केट उस चीज़ को डिस्काउंट करता है, पहली बात। दूसरी, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें तो हमें दिख रहा है काफ़ी हद तक कि बहुत सारे इकोनॉमीज में स्लो डाउन भी हो गया है और एक ट्रेड वॉर भी दिख रही है हमें। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, बट ये चीज़ हमें डोमेस्टिक लेवल पे डरने की बात नहीं है। क्यों नहीं डरने की बात है कि जो आज हम म्यूचुअल फंड के एनएवी जो कम हुए हैं या रिटर्न कम हुई है, ये बेसिकली प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस कम हुए हैं। आज से अगर 3 साल पहले का अगर हम एक हालात देखें तो आप अगर गौर कीजिएगा तो 3 साल का जो रिटर्न है आज से 1 साल पहले, बहुत सारे फंड ने 3 टाइम्स दिया है रिटर्न। यानी कहने का मतलब है कि आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा एक रैली आया था, बहुत अच्छा बुल रन आया था और लोगों को एक अच्छा रिटर्न मिला था। मैं बड़ा सिंपल एक ढंग से देखूंगा, अगर आज हमारी कंट्री की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जीडीपी हमारी अच्छी ग्रो कर रही है, दूसरी चीज अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रो कर रही है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में कोई खतरा नहीं है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स है, एक कंज्यूमर डिमांड है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो कंज्यूमर इकोनॉमी है। तो अगर कंज्यूमर की तरफ से डिमांड हो रहा है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। मैं अपने निवेशक को बोलूंगा कि आप मार्केट देखने के बजाय आप रूट कॉज को देखिए कि किस वजह से ये ग्रोथ होती है। और एक बड़ा सिंपल चीज है कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में जो इक्विटी की ग्रोथ है वो सिर्फ इस वजह से ग्रोथ है क्योंकि हर व्यक्ति एक अच्छी जिंदगी चाहता है। उसकी एस्पिरेशन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट और बेहतर लाइफस्टाइल लीड करूं। और ये जब मैं बेहतर लाइफस्टाइल की बात करता हूं तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोडक्ट से आता है और कोई ना कोई प्रोडक्ट कोई ना कोई कंपनी और इंडस्ट्री बनाता है। सो धैर्य रखिए, ये जो है आपका ये समय गुजर जाएगा। और एक मैं और बात बोलना चाहूंगा कि ये भी देखा गया हिस्ट्री में कि इलेक्शन के बाद 18 महीने बाद
यानी अगर 6 महीने पहले मार्केट अगर नीचे हुआ है और 18 महीना, यानी मैं अगर अगले 2 साल का एक पीरियड ले लूं, इलेक्शन के पहले 6 महीने वाला पीरियड लगभग ऊपर हो चुका है, तो उसके बाद बहुत जबरदस्त रिटर्न आया है। सिर्फ जरूरी है धैर्य रखने की। बिल्कुल, तो धैर्य जो है वो आपको बना के रखना होगा। अच्छा प्रकाश जी, टैक्स से जुड़ी बारीकियां भी जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, टैक्स के लिए आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जहां पे आप अगर 80C की अगर बात कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपके पास पीपीएफ है, एनएससी, इंटरनेशनल फंड्स के अगर हम इंटरनेशनल फंड्स की बात करते हैं तो जी। इनसे जुड़ी हुई टैक्स की क्या क्या बारीकियां हैं? ठीक है, देखिए इंटरनेशनल फंड में क्या है, सेबी का रेगुलेशन क्या बोलता है, बहुत सिंपल सी बात है। फ्रॉम टैक्सेशन पर्पस से सिर्फ 2 कैटेगरी ऑफ फंड है। एक होता है इक्विटी फंड होता है, दूसरा होता है नॉन इक्विटी। इक्विटी मतलब यह है कि 65% इक्विटी हो, लेकिन टैक्सेशन पर्पस से अलग है, 65% डोमेस्टिक इक्विटी होनी चाहिए। अब चूंकि इंटरनेशनल फंड में अगर 65% से ज्यादा एक्सपोजर अगर है आपका इक्विटी का, तो यानी वो डोमेस्टिक इक्विटी नहीं है, वो नॉन इक्विटी में आएगा आपका। यानी इसकी जो टैक्सेशन होगी वो नॉन इक्विटी की होगी। अगर आप बेचेंगे 3 साल के पहले, तो जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, वो जो भी गेन होगा वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। और आप जिस भी टैक्स स्लैब में है, 10% में है तो 10% उस पर टैक्स लगेगा, 20% है तो 20% लगेगा, 30 है तो 30% लगेगा। जिस भी टैक्स स्लैब में है तो वो टैक्स स्लैब में आपका लगेगा। लेकिन अगर 3 साल के बाद आप बेचते हैं तो आपका जो रिटर्न होगा, जो टैक्स लगेगा, वो 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। देखिए, इंडेक्सेशन का एक बहुत बड़ा फायदा इसमें आपको मिल जा रहा है। इंडेक्सेशन क्या है? बेसिकली हम महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और महंगाई की वजह से हमने देखा है कि आज से आज में 5 साल पहले जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था 10,000 था, तो आज उसका पैसा घट के आपको 10,000 नहीं है, मे बी 9,000 है, उससे भी कम है। तो ये जो वैल्यू ऑफ योर कैपिटल जो इरोड हो जाती है, यहां पे इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता है, और अगर वो इकोनॉमी और मार्केट भी ग्रो कर रही है और वैल्यू आपकी बढ़ रही है, तो आपका ये जो इन्फ्लेशन का जो प्रभाव है वो हिंदुस्तान कर रहे हैं, लेकिन ये जो की बात कर रहे हैं हम वो दूसरे देश की बात कर रहे हैं। तो इसका आपको डबल एडवांटेज मिल जा रहा है। एक तो आपको डोमेस्टिक जो इन्फ्लेशन है उसका असर नहीं हो रहा है आपको, और अगर बाकी देशों की अगर हम देखें तो वहां पे आपकी अच्छी ग्रोथ का, आपको जैसे कुछ फंड्स का मैंने नाम बताया था, यूएस बेस्ड फंड है, चाइना बेस्ड फंड है, ब्राजील है, जापान बेस्ड फंड है। ज्यादातर मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूएस बेस्ड फंड देखिए, क्योंकि वहां पे ज्यादा सेफ्टी है। तो यहां पे आपको क्या हो रहा है, इंडेक्सेशन की वजह से आपके जो ओवरऑल रिटर्न में और आपको इजाफा हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना होगा अगर आप इंटरनेशनल फंड्स के अंदर निवेश करने के सोच रहे हैं। और प्रकाश जी, अभी फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनके पास जुड़ते हैं, लेकिन वापस आने के बाद में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जिनमें दर्शक निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास चलते हैं। वीके वर्मा जी जुड़े हैं। वीके वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग मैडम। हेलो, गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं एक्चुअली 7 SIP चला रहा हूँ। आदित्य बिरला सन लाइफ एमएनसी फंड में 2,500 रुपए की, कोटक महिंद्रा मल्टी का फंड 1,500, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड 1,500, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड फंड 1,500, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड ग्रोथ 1,500, रिलायंस स्मॉल कैप फंड ग्रोथ 1,000 एंड UTI मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ 1,000. So whether I want to know whether I am a long-term investor, whether these funds are good or I am मतलब so or I can switch over to some other funds. बिल्कुल, तो प्रकाश जी क्या सलाह देना चाहेंगे आप वीके वर्मा जी को? इनके फंड की लिस्ट बड़ी लंबी है, बट मैं जितने नाम समझ पाया तो मुझे दिखा कुछ फंड मैं बोलूँगा एवरेज कैटेगरी की है और कुछ फंड अच्छी कैटेगरी है। देखिए, अब ओपनली किसी फंड के बारे में आज अगर बोल दूं कि ये खराब है तो वो सही नहीं होगा। मैं वजह क्या बताता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। जो मैं इनको बताऊंगा कि आप फंड को कैसे देखें, अच्छा है या बुरा है, बहुत सिंपल सी तरीके है। हमेशा उस फंड को आप प्राथमिकता दें जो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली एक अच्छी रिटर्न दे रही है और शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटाइल ना हो। प्लीज ये बात ध्यान दीजिएगा। वजह क्या होती है, बहुत बार हम लोग इंप्रेस हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी रिटर्न आ गई तो हम उसे इंप्रेस हो जाते हैं, बट ये अच्छी रिटर्न शॉर्ट टर्म, जैसे मैं जब शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं तो 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने की बात कर रहा हूं, साल भर भी मैं बोल सकता हूं। हो सकता है आपको कोई एक स्टॉक या एक इंडस्ट्री में ज्यादा एक्सपोजर की वजह से आपको बहुत अच्छा उछाल मिल गया हो। आप उस उछाल को देख के जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये चीज भूल रहे हैं कि ये फायदा ऑलरेडी फंड में आ चुका है। अब इसके बाद ये फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। तो हमेशा ये बात ध्यान दीजिए, अवॉइड कीजिए शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रिटर्न को देखिए।
पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप फंड को इवैल्यूएट करते हो तो आप हमेशा देखिए उनकी रेटिंग होती है, और बहुत अच्छे अच्छे आपको फंड ट्रैकिंग कंपनीज हैं, मैं नाम बता सकता हूं, वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार, ये दो बड़े अच्छे हैं, आप उनका देखिए। हमेशा 4 से 5 अगर कैटेगरी रेटिंग में उनको मिला हुआ है, स्टार रेटिंग मिला हुआ है, तो अच्छी फंड है। अगर वो फंड 3 स्टार में आ गया है तो आप मान के चलिए वो एवरेज है। अगर वहां से नीचे गिरता है 2 और 1 तो फिर बहुत मतलब वो जोन नहीं है जहां पे आपके पैसे इन्वेस्टेड होनी चाहिए। हमेशा एक चीज ढूंढने की कोशिश कीजिए, वजह क्या रियल है या टेम्पररी है। देखने का एक बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। हर फंड कैटेगरी का एक मीडियन रिटर्न होता है। मीडियन रिटर्न और फंड की रिटर्न, जनरली आपका फंड का रिटर्न जो होनी चाहिए वो मीडियन रिटर्न से बेटर होनी चाहिए, पहली चीज। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको दिख रहा है कि मीडियन रिटर्न और फंड के रिटर्न के बीच में गैप नैरो होता जा रहा है, यानी कम होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फंड जो है बाकी फंड के मुकाबले में अच्छा नहीं कर रहा है। अगर मीडियन रिटर्न से जैसे ही नीचे चला गया तब तो फिर वो अलार्मिंग वाली चीज है। तो आपके जो फंड्स हैं, मैं जैसा आपको आपने बताया, मेरा सुझाव है कि मिड कैप के जगह आप अगर उसमें लार्ज कैप थोड़ा सा अगर चेंज करें तो ज्यादा बेटर होगा, दैट्स वन थिंग। दूसरा, एमएनसी के अगर आप उसको कंजम्पशन बेस्ड फंड कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। और बाकी जो आपके फंड है मोर और लेस मुझे सही लग रहे हैं। बिल्कुल। तो वीके वर्मा जी, उम्मीद करते हैं आपको जो सलाह चाहिए थी वो आपको प्रकाश जी ने दे दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेंगे। अच्छा प्रकाश जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे दर्शक और मेरा भी यही सवाल है कि कुछ इंटरनेशनल फंड्स जो हैं वो जरा हमें बता दीजिए जिनमें रिटर्न हमें अच्छा हासिल हो सकता है। इनफैक्ट जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी, हमारा ये शो फेसबुक पर लाइव है। फेसबुक पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे यही सवाल पूछा है, विभव जी का यही सवाल है, हितेश जी का भी और उदय जी का भी। सब कोई जो है वो यही जानना चाहते हैं कुछ फंड्स के नाम। देखिए, जो एक फंड जो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रही है, मैं आपको बता दूं, और मैं अगर रिटर्न बेसिस पे भी देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है मोतीलाल ओसवाल का आपको 100 ETF। मुझे लगता है कि वो आज जितने भी इंटरनेशनल फंड्स हैं उसमें मुझे लगता है शायद सबसे अच्छा बेहतर फंड है। तो आप उसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर होगा। देखिए, जब इसके अंदर सबसे बड़ी बात है ETF की, एक तो आपकी एक्सपेंस रेशियो कॉस्ट कम होती है बाकी एक्टिव फंड के मुकाबले में, और जितनी एक्सपेंस रेशियो कम होगी तो आपका फंड का रिटर्न में अच्छा होगा। दूसरा, उनका बड़ा होराइजन, ये यूनिवर्स बड़ा क्लियर है, वो किसको ट्रैक कर रहे हैं, 100, ठीक है, तो वो टॉप 100 की स्टॉक्स की जो आपकी जो इंडेक्स है उसके साथ चल रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी फंड है। उसके अलावा आपको प्रूडेंशियल ICICI की एक अच्छी फंड है, यूएस बेस्ड फंड है। आपकी कोटक की एक अच्छी फंड है, यूएस बेस्ड फंड है, वो आप देख सकते हैं। आप रिलायंस की एक अच्छी यूएस बेस्ड फंड है, आप वो देख सकते हैं। तो ये 3 से 4 फंड है जो उसके मैं बोलूंगा आप जिसके अंदर आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक DSP का भी एक फंड है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये 5 फंड है जिसका मैं नाम आपको बताऊंगा, ये सारे आपको यूएस बेस्ड फंड है। बिल्कुल। तो यानी कि यूएस बेस्ड फंड्स में जो है इस वक्त निवेश करना प्रकाश जी बेहतर रहेगा। देखिए, मैं लॉजिक बड़ा आपको सिंपल दूंगा, क्यों होगा, क्योंकि आज अगर आप गौर कीजिएगा, अगर आप रिसेशन के दौर की भी बात कीजिएगा, यूएस बहुत बैडली हिट था, फिर भी उसकी करेंसी उतनी नीचे नहीं गिरी, आपने गौर किया होगा। क्योंकि ये क्या होता है, एक स्टेबल इकोनॉमिक की सबसे बड़ी पहचान होती है। पहली चीज, उनकी इकोनॉमी क्यों स्टेबल है, क्योंकि आज भी यूएस की इंडस्ट्री है। अगर आप दुनिया के अगर टॉप 500 कंपनीज का अगर आप लिस्ट डाउन कीजिएगा तो यूएस के कंपनीज आपको सबसे ज्यादा ऊपर दिखेंगे। हमें ज्यादा रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने इर्द गिर्द झांक के देख लें कि आज हमारे बाजार में कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बिकती है, हम अपने लाइफ में कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं और उसकी कहां पे पेरेंटेज है, तो आप देखिएगा यूएस में है। तो इसीलिए यूएस एक स्टेबल इकोनॉमी है उनकी, ठीक है, अपने आंतरिक कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। आज लोग बोलते हैं कि यूएस स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है, बिल्कुल सही है, बट उस इन स्पाइट ऑफ दैट, क्योंकि उनकी जो कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं, वो कि बिल्कुल इंटरनेशनली बिक रहे हैं, हर देश में बिक रहे हैं, हम और आप खरीद रहे हैं, तो वो एक स्टेबिलिटी है। इसलिए मैं यूएस बेस्ड फंड को थोड़ा सा हमेशा पहला प्रेफरेंस दूंगा। बिल्कुल। तो यानी कि यूएस बेस्ड फंड्स जो हैं अगर उनमें निवेश किया जाए तो इस वक्त जो है वो बेहतर रहेगा। खैर, इस बीच एक और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ एसके साहनी जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है एसके साहनी जी आपका। ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मैं SIP कुछ कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि मैं फंड जो चूज किया हुआ हूँ वो सही है या नहीं, या कुछ मुझे एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास कोटक ब्लू चिप फंड है, 3000
का, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, सुंदरम मिड कैप फंड है 5000, पराग पारिक लॉन्ग टर्म फंड है 2000, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है 1000, इसके बाद एसबीआई का गोल्ड फंड है 2000 का, और अब मैग्नम मल्टी कैप फंड है 1000, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस का 2000 मंथली है जी। ये टोटल फंड है मेरे पास। तो इसमें तो कुछ और आपने अपने एडिट कुछ करने का लक्ष्य जरूरत भी है तय या किए कुछ हैं अलग क्या? करना है? हेलो जी, आपने अपने कुछ लक्ष्य तय किए हुए हैं? सॉरी, क्या आपने अपने लिए निवेश के कुछ टारगेट्स भी तय किए हैं कि आपको कितने साल में कितना फंड इकट्ठा करना है? हाँ मैडम, मैं चाहता हूँ कि विदिन 10 इयर्स तक मैं कुछ फंड चलाऊं जिसमें 50 लाख जैसे मुझे चाहिए। आफ्टर दैट 5-10 साल और मैं बढ़ा सकता हूँ, 20 to 25 इयर्स, जो कि मुझे अपने डॉटर के लिए, मैरिज के लिए और घर के लिए कुछ चाहिए होगा। तो मिनिमम 50 लाख और आफ्टर 10 इयर्स 1 up to 1 करोड़। ओके, तो प्रकाश जी, एस के सहानी जी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक फंड का सवाल है, अगेन मैं बोलूँगा कि कुछ अच्छे हैं, कुछ एवरेज कैटेगरी हैं, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। दैट्स वन पॉइंट। दूसरी चीज़, पता नहीं इन्होंने कब से निवेश करना शुरू किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से अभी 2 साल पहले शुरू किया या 15 साल पहले से शुरू किया है, तो ये मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे इनको बता सकूँ कि इनका रिटर्न कितना बनेगा, क्योंकि जब तक आप पूरी अवधि को आप नहीं देखेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इन्होंने कितने साल का अभी से पहले इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि मुझे 5 साल बाद या 10 साल बाद इतना पैसा चाहिए। तो जितना अभी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मैं बड़े कंजर्वेटिव बेसिस पे अगर 15% का भी एक मान के चलूँ कि इनको होना चाहिए, तो मुझे लगता है जो ये लक्ष्य जितनी सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा कम मिलेगा। बट इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए, मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल से ये जॉब में है। और हम लोग देखिए एक चीज़ क्या गलती करते हैं एसआईपी में, जो मैक्सिमम मैंने इन्वेस्टर्स को देखा है कि हमने आज एक बार 1000 रुपया तय कर लिया तो मैं अगले 5, 10, 15 साल तक 1000 रुपया ही इन्वेस्ट करता हूं। जबकि हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमारी इनकम भी हर साल बढ़ती रहती है। जैसे आप अगर कोई भी जॉब में होंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक एनुअल इंक्रीमेंट मिल रहा होगा, और इन्फ्लेशन तक तो जरूर मिलता है, 5 या 10% जो भी आपको हाइक मिल रहा है। एक हमेशा आप एक फॉर्मूला बनाइए कि आज अगर मान लीजिए मेरा 10% सैलरी हाइक हो रहा है, तो कम से कम 5% मैं एसआईपी का हर साल इंक्रीज जरूर करूंगा। तो मेरा एक सुझाव इनको ये होगा कि अगर आप लक्ष्य प्राप्ति करना चाहते हैं, मेरा तो बल्कि ये मानना है कि लक्ष्य से भी ज्यादा इनको आएगा, बट ये आप एक फॉर्मूला अपनाइए कि आप हर साल आपकी जो भी इंक्रीमेंट होगी, एनुअल इंक्रीमेंट होगी आपकी सैलरी की, कम से कम उसमें से आधा % जो भी होगा आपका, आप अपने उतना एसआईपी अमाउंट को आप जरूर बढ़ाइए टोटल। तो कि फिर क्या होगा कि आपका जो लक्ष्य का अमाउंट होगा वो ज़्यादा आपको बन जाएगा और आपको कोई असुविधा नहीं होगी, जो भी आप चाहते हैं। बिल्कुल, तो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आप जो है निवेश भी बढ़ाते जाइएगा। अच्छा प्रकाश जी, कुछ 1-2 सवाल जो हमारे पास फेसबुक के जरिए आए हुए हैं वो भी ले लेते हैं। अमर वोरा जी ने हमें पुणे से सवाल भेजा है। ये कुछ म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं जो एप्पल, फेसबुक या अमेजोन जैसी कंपनियों में जो है निवेश करती हो नैस्डैक के जरिए, तो कुछ ऐसे फंड्स उन्हें सजेस्ट कर दीजिए। जैसे मैंने अभी पहले ही बोला था, आपने जैसे एप्पल नैस्डैक वाला बोला, तो मैंने मोतीलाल ओसवाल वाला नाम आपको पहले ही बता दिया है कि आप वो फंड है। देखिए, आज जो बहुत सारे जो इंडियन फंड्स हैं, आपको जो हमेशा ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि ग्रो करती हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड में आपको बता दूं, एक चीज़ बहुत साफ है कि वो हमेशा अपॉर्चुनिटी स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा वही देखते हैं कि ऐसी कंपनी में वो इन्वेस्ट करें जो लोगों की जिंदगी की इच्छाओं से जुड़ी है। कहने का मतलब बड़ा साफ है, जैसे आज से 25-30 साल पहले की जो कंपनी, जो प्रोडक्ट थी, आज वो आपको नहीं दिखेंगी आज के पोर्टफोलियो में, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आज लोगों की प्रेफरेंसेस, चॉइस अगर बदलती चली जा रही है। फॉर एग्जांपल, जैसा मैं बोलूंगा कोडक कैमरा, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आज से 30 साल पहले, या फिर मैं टीवी में अगर कोई एक दूसरा नाम ले लूं जो आज से बहुत साल, 20-30 साल पहले ज्यादा बिकता था और आज शायद उतनी डिमांड में नहीं है, तो आप
फंड मैनेजर्स भी जो होते हैं या जो अच्छे फंड्स होते हैं वो हमेशा इस चीज को ट्रैक करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड में बिल्कुल, है। यानी कि अपने आप को जो है वो अपडेट करते रहते हैं समय समय के साथ, ये बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इंटरनेशनल फंड से जुड़ी तमाम बारीकियां समझाने के लिए। तो आज के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।